नोट्स ऑनलाइन में सभी लोगों का अपडेटेड है? आशीष, अन्नू, न्यूटन, दिव्या, शुभ, अंकित, शेजल, विशाल, शुभम, अंकुर? यस सर, अपडेटेड है। दिव्या, जोर से बोलो। शेजल? यस सर, कंप्लीट है। गुड। और न्यूमेरिकल्स बनाई हो शेजल? सर स्टार्ट लास्ट के कुछ बचे हुए हैं। बचे हुए हैं या डाउट्स है? सर डाउट्स भी है और बचे भी हुए हैं। न्यूटन, न्यूमेरिकल बनाया अपने सारा क्वेश्चंस डीपीपी वाला? यस सर। सारा हो गया है कि कुछ डाउट है? कुछ में थोड़ा है सर। तुम्हारा रेहान सामने कहाँ दिए थे? लेक्चर नोट्स पीडीएफ नहीं देखते हो जी? तुम्हारा अर्जुन डाउट है एक या? तुम्हारा शनि हो गया है? पलक, सारा कोई डाउट है? तुम्हारा कब बनाओगी? आज? 3 दिन का गैप हो रहा है ना, 3 दिन के गैप तक नहीं बनाई हो? आप नए आए बेटा? बिल्कुल एकदम फ्रेश। हाँ, कब लॉन्च हुए हो इधर? हाल फिलहाल? तुम भी हाल फिलहाल लॉन्च हुई हो? अच्छा, मैथ से कि बायो? बायो, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा भी। तुम लोग बनाए हो छोटू? बनाए हो? देखिए वो न्यूक्लियर ये क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल पे मैंने डीपीपी दिया था, तो रदरफोर्ड मॉडल वाली डीपीपी को आप लोग एक बार बना लीजिए। उसमें जो डाउट्स हैं मैं क्या कर रहा हूं उसको क्लास में भी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग डाउट्स बनाए भी नहीं हो क्लैरिटी से, तो मैं उसका डिस्कशन वाला वीडियो उसमें डाल दे रहा हूं, वीडियो और पीडीएफ दोनों। तो जिनको मान लो एक दो डाउट होगा वो क्या कर लोगे, पीडीएफ से डाउट देख लोगे, और पीडीएफ के अकॉर्डिंग जहां पर आपको लगे कि पीडीएफ में इतने आगे में जाकर के इतने पेज पे जाके डाउट है मेरा, तो वीडियो को डायरेक्टली वहां पे शिफ्ट कर लोगे, ठीक है? और जिनका नहीं हो बेटर है, बहुत अच्छी बात है, तो सब लोग उसको कर लीजिए। रेहान कितने डाउट्स हैं तुमको उसमें? अच्छा, तुम तो बनाए ही नहीं। 16 क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि कल टेस्ट है। किसका? रदरफोर्ड मॉडल और न्यूक्लियर डीके मिला करके जो अभी पढ़ोगे, इन दोनों को मिला करके कल टेस्ट है। डीटी वाले में, डेली टेस्ट वाले में कल है उसकी टेस्ट, ठीक है? और आज न्यूक्लियर डीके पढ़ा के हम लोग कोशिश करते हैं बोर मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, क्लासेस सभी लोग किया कीजिए, जो ऑफलाइन नहीं आते हैं वो ऑनलाइन कम से कम घर से अटेंड किया कीजिए, क्लास को गैप नहीं कीजिए। एक दो टेस्ट लॉक है तो ठीक है, पहले अगली क्लास में एटॉमिक की एक दोगे, उसके बाद फिर पीछे वाली टेस्ट हम लोग देंगे। तुम स्वानी बनाई हो डीपीपी? रदरफोर्ड मॉडल वाली नहीं बनाई हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यही सब काम किया कर बेटा, मत बनाया कर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर डीके, मतलब सिंपल सी बात है, समझते हो, नीट में कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लो, जेई मेंस में भी आते हैं। जैसे डीके में आप ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का मामला होता है, बोलिए, डील स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन के बीच क्या है? रिपल्सन। इन प्रोटॉन के बीच क्या है? रिपल्सन। ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम होती है वो बहुत क्या होती है? कम होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो एटम में है वो एटम की कहां पे है? बाउंड्री पे। इलेक्ट्रॉन एटम की कहां पे? बाउंड्री पे। तो इनमें इतना रिपल्सन है कि ये काफी ज्यादा स्पेस या वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीजें हैं। प्रोटॉन के बीच वहां भी रिपल्सन है सेम चार्ज में, लेकिन तब भी ये रिपल्सन पता नहीं कहां गया कि ये बहुत छोटे से वॉल्यूम में। मैंने एक्सप्लेन किया था कि वॉल्यूम रेशियो को अगर समझना हो तो अर्थ के सेंटर पर एक बॉल, क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल आप ले लो, ये एक रेशियो है किसका? न्यूक्लियस का और एटम का। तो वॉल्यूम रेशियो क्या होती है? न्यूक्लियस इज टू एटम इज टू न्यूक्लियस की
बताओ कितनी इज टू कितनी होती है, जल्दी। 10 टू द पावर 15 इज टू, हाँ 1, मतलब न्यूक्लियस से 10 टू द पावर 15 टाइम्स एटम बड़ी है। जैसे अर्थ के सेंटर पर एक कोई फुटबॉल रखी हुई है या क्रिकेट की बॉल रखी हुई है, इतना बड़ा वॉल्यूम का रेशियो है। तो अंदर में जो ये रिपल्सन है वो रिपल्सन कहां गया? तो बेसिकली इंटरप्रोटॉन रिपल्सन को, इंटरप्रोटॉन रिपल्सन gets neutralized, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है दो चीजों की तरह द्वारा। एक फैक्टर क्या होता है कि बीइंग न्यूट्रल न्यूट्रॉन मिनिमाइजेज इंटरप्रोटॉन कूलम्बिक रिपल्सन। बोलो, चूंकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, तो ये मिनिमाइज करता है, कम करता है किस चीज को? प्रोटॉन और प्रोटॉन के रिपल्सन को ना। अच्छे से सीखना, क्योंकि वो न्यूट्रल है तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच के रिपल्सन को क्या कर देगा? कम कर पाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है P+ और ये प्रोटॉन है P+, तो बीच में न्यूट्रॉन आकर दोनों के बीच के रिपल्सन को क्या कर दे रहा? कम कर दे रहा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब रिपल्सन पहले इतनी नहीं रहेगी। पहले इसने जितना इसको रिपेल किया है Fr, या इसने इसको जितना रिपेल किया है Fr, अब ये पहले से काफी क्या हो गई? कम हो गई। तो बीइंग न्यूट्रल, चूंकि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है, तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस को, मटेरियल को, अगर आप दो सेम चार्ज के, लाइक चार्ज के बीच में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच के रिपल्सन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है, न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर में, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो ना सिर्फ रिपल्सन को कम करता है बल्कि न्यूट्रॉन को स्ट्रांगली बांधता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक हुआ रिपल्सन को कम करना और एक हुआ अट्रैक्शन को बढ़ाना, बाइंडिंग बढ़ानी। दोनों अलग अलग मुद्दा है। जैसे दो मैग्नेट रिपेल कर रहा होता है, बचपन में हम लोग खूब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दोनों मैग्नेट के बीच में क्या करते हैं? पेज डाल देते हैं, हाथ डालते हैं कभी। तो जब पेज डालते हैं तो पेज की थिकनेस बढ़ाते जाते हैं, तो रिपल्सन क्या हो जाती है? दोनों मैग्नेट की कम होते चले जाते हैं। हम लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट खूब करते हैं। तो दो सेम, जब दो रिपल्सिव फोर्स कूलम्बिक काम कर रहा होता, तो उस वक्त जब हम बीच में कोई न्यूट्रल मटेरियल डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन तो एक वो कर रहा है। अब दूसरा काम मैंने क्या बोला, जो आप पेज में नहीं फील कर सकते हैं, पेज ये नहीं करता है कि दोनों को बांधता है, बस रिपल्सन को कम करता। यहां पे न्यूट्रॉन क्या करता है? दोनों को बांधना स्टार्ट करता, और जिसके कारण एक मैजिक है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की मैजिक है। तो वो क्या है, मैं वहां पे ये लिख रहा हूं, देखिए। ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड आउटर लेयर ऑफ न्यूट्रॉन, in neutron it strongly binds, किसको जी? किसको बांधता है? प्रोटॉन्स को, and make the contraction so effective that volume of nucleus becomes even smaller than volume of a free proton. Volume of a free proton or volume of a free neutron. मैंने बोला, अच्छे से देखिए, न्यूट्रॉन न सिर्फ न्यूट्रल होते हुए रिपल्सन को कम करता है, जबकि मॉडर्न केमिस्ट्री में न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर जो है, जिसको आप N01 बोलते हैं ना,
0 यूनिट चार्ज और 1 यूनिट क्या बोलते हो बेटा, मास। तो ये न्यूट्रॉन जो है बेसिकली मॉडर्न स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूट्रॉन भी एटम की तरह है। जैसे एटम में बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये न्यूट्रॉन भी उसी तरीके से है, जिसके बाहर में कौन चार्ज है, नेगेटिव। बाहर में कौन चार्ज है, नेगेटिव। ये बाहर में नेगेटिव चार्ज, ये देखिए न्यूट्रॉन भी एटम की तरह ही इसकी भी स्टोरी है अपनी। ये नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन ये एक चार्ज बेयरिंग पार्टिकल है। जैसे एटम भी क्या है, नेट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है या नेट न्यूट्रल है, नेट न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन की भी हालत यही, और अंदर में पॉजिटिव चार्ज, अंदर में पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन की भी हालत ऐसे ही कि बाहर में नेगेटिव चार्ज का लेयर और अंदर में क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज का कोर है और नेगेटिव चार्ज का क्या है, ऊपर से लेयर। नेगेटिव चार्ज का क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज लेयर, और अंदर में क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज कोर। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूट्रॉन। तो बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना, थोड़ा सा जान के निकल जाना है, जिससे आपका काम बन जाए। तो एक न्यूट्रॉन का ये है। तो अब मैंने क्या बोला कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो ये प्रोटॉन के रिपल्सन को कम करता है। ये तो सोचने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, अब अपने बाहर के नेगेटिव चार्ज के लेयर से न्यूट्रॉन अपनी बाहर के नेगेटिव चार्ज के लेयर से न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन को अब बुलाता है, खींच के लाता है। कुछ आया समझ में, अरे कुछ समझे। यहां पे कौन है चारों तरफ, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को देखो ये क्या कर रहा है, बांध रहा है। पहले आप क्या समझते थे, अच्छा सर वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो सर उसने रिपल्सन को कम कर दिया। अब मैंने क्या बोला, अब रिपल्सन तो छोड़ दो, अब ये जबरदस्त क्या है, अट्रैक्शन। अब ये F क्या है, A, और इसी से कौन सी इफेक्ट लग गई, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की हिंदी सिकुड़ाव, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स है ये। कौन सा फोर्स है ये लगने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। जो आप ये अट्रैक्शन बोल रहे हो, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और न्यूक्लियर फोर्स किसी भी दुनिया के किसी भी फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग होती है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब क्या हुआ, इससे कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। क्या कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट सभी समझ रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगी, पैकिंग। क्या हो जाएगी, ये जो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट है, ये एक्सट्रीम पैकिंग है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कम है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है कि आपको याद होगा कि इसकी डेंसिटी न्यूक्लियस की कम होती है या बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा। वैल्यू कुछ याद है, 2.3 into 10 raised to the power 17 gram per cc. वेरी गुड। 2.3 into 10 to the power 14 ग्राम पर सीसी या 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इतना है। और मैंने ये बोला था ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन टाइम्स ऑफ वाटर। पानी की डेंसिटी का ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन टाइम्स, नहीं बोला था मैंने, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन टाइम्स ऑफ वाटर। ये बहुत ही ज्यादा है बेटा, बहुत ही ज्यादा। तो सोचो अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो बेटा, कुछ भी रटने की चीज नहीं है, स्टेप वाइज चीजें सीखोगे, समझोगे। इससे क्या होगा कि कभी कोई न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड अगर छोटे मोटे इधर आएंगे तो कोई भी मिस नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस को पकड़ना पड़ेगा। और मैं बार बार समझा रहा हूं, नीट अब जेईई मेन की तरह एग्जाम होने जा रहा है, क्योंकि सीबीटी मोड है। पेपर्स की संख्या 1-2 नहीं 20-25 होगी, कई सारे सिटिंग्स में होंगे। पेपर में वेरिएशन आएगा, एक ही एरिया को अलग अलग जगहों से पूछा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम तक सीमित नहीं रहेगी। उसी एफिनिटी को पूछने के लिए नाइट्रोजन वाली फैमिली में जाएगा, इनर्ट गैस फैमिली में जाएगा। कभी जेईई मेन भी ऐसे ही पूछता था कि अल्फा डीके किसे कहते हैं, इसका अल्फा डीके के बाद प्रोडक्ट क्या होगा।
कभी जेईई मेन भी बस इतना ही पूछा करता था, क्योंकि एक ही पेपर होते थे। लेकिन जब पेपर क्या होने लगे, मल्टीपल होने लगे, तो कभी अल्फा डीके पूछ लिया, कभी पॉजिट्रॉन पूछ लिया, कभी बीटा डीके पूछ लिया, कभी बीटा प्लस डीके पूछ लिया किस में एटॉमिक नंबर घटता है, किस डीके में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, किस डीके में मास नंबर में चेंज नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो बेसिक आइडिया थोड़ा थोड़ा चाहिए। अब थोड़ा थोड़े आइडिया के लिए भी आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना ढंग से, प्रॉपर। अगर थोड़ा सा सही से नहीं पढ़ोगे तो वो चीजें मेमोराइज नहीं रहेंगी। नीट वाले लोगों को ज्यादातर देखो तो एनसीईआरटी पलटा पूरी किताब रंगी रहती है, उसके लिए पूरी किताब ही इंपॉर्टेंट है। क्यों रंगता है वो? उसे जो याद नहीं रहता वो रंग देता है, इसलिए पूरी किताब ही रंगा जाती, कुछ याद ही नहीं रहता है। तो ये हाल नीट मेंस दोनों का है अभी के डेट में। इसीलिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बीटा डीके कैसे होती है, तो उससे पहले थोड़ा सा एलिमेंट्री चीज को समझ लो कि चीजें किस तरीके से न्यूक्लियस की होती है, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी वो। तो मैंने समझाया आपको कि एक न्यूट्रॉन का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है, उसके बाहर में नेगेटिव चार्ज की लेयर है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज का कोर है। और एक न्यूट्रॉन अब न सिर्फ दो प्रोटॉन के बीच में न्यूट्रल सब्सटेंस आकर के रिपल्सन को कम करता है, बल्कि दोनों को स्ट्रांगली क्या करता, बांधता। ये इतना स्ट्रांगली बांधता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ाव होते जाता है, और ये सिकुड़ाव इतना ज्यादा है, इतना पैक हो गया है कि इसकी डेंसिटी को जरा फील कीजिए। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अगर लेंगे तो बहुत ज्यादा डेंसिटी है, तो 23 ग्राम पर सीसी। हाईएस्ट कितनी है? 23 ग्राम पर सीसी। और ये कितना है? 2.3 इंटू 10 पर पावर 14। तो अगर 23 में इसको कन्वर्ट कर दो तो 10 पर पावर 13 हो गया। आपको कुछ समझ में आ गया? न्यूक्लियस कितनी डेंसिटी है, न्यूक्लियस कितना भारी है। एक चम्मच न्यूक्लियस, समझ रहे हो? एक चम्मच न्यूक्लियस हो जाए तो कितना क्या क्या तोला जाएगा उस पर? 10 स्टेट 20 स्टेट का मास तोल दोगे उस पर, एक चम्मच न्यूक्लियस। मास को जरा समझो, ठीक है? तो आप वहीं पर जैसे मान लो कि ऑस्मियम मेटल लिखते हो, ऑस्मियम इरिडियम, ये क्या है? मोस्ट डेंसस। क्या है? नींद में हो रे? नींद में हो क्या? बोलते बोलते नहीं हो। ये मोस्ट डेंसस मेटल है बेटा। तो इनकी डेंसिटी है 22.75 ग्राम पर सीसी, मतलब अराउंड 23 ले लो, तो अराउंड 23 ग्राम पर सीसी है। और ये जो है न्यूक्लियस की डेंसिटी, क्या देखा आपने? ये 10 टू द पावर 13 टाइम्स ज्यादा है। किसकी? डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम या इरिडियम से। अरे कुछ आया समझ में? तो इतनी हाई डेंसिटी का राज क्या है? डेंसिटी तो पैकिंग पर डिपेंड करती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या हो गया? बहुत ज्यादा। और क्यों हो गया बहुत ज्यादा? क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत स्ट्रांगली बांधता है। किसे बांधता है? प्रोटॉन्स को। और इससे क्या होती है? पैकिंग। और इस पैकिंग से डेंसिटी बढ़ गई। पहले क्लियर हो गया? और ये जो कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट है, इसीलिए ऐसा हो गया कि रेडियस ऑफ एटम, सॉरी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितनी थी जी? 10 टू द पावर -15 मीटर, याद है? और रेडियस ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितनी है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इंडिविजुअली, अलग अलग, इनकी रेडियस है 10 टू द पावर -14 मीटर। क्या हो गया? उल्टा यही बढ़ा है। मतलब एक प्रोटॉन की जो रेडियस है, एक प्रोटॉन की जो वॉल्यूम आएगी, ये सैकड़ों प्रोटॉन प्लस सैकड़ों न्यूट्रॉन मिला के बड़ी आएगी अकेले की जी। एक प्रोटॉन की जो अकेले वॉल्यूम आएगी, सिंगल प्रोटॉन या सिंगल न्यूट्रॉन की, ये एक प्रोटॉन की वॉल्यूम या एक न्यूट्रॉन सिंगल की वॉल्यूम, कोई भी एटम का न्यूक्लियस ले लीजिए, उस न्यूक्लियस की वॉल्यूम से बड़ा है। मतलब मान लो कि मैंने कोई एटम ले लिया, बड़ा ऐसा एटम ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया, लेड ले लिया, तो लेड में प्रोटॉन कितना है? 82। प्रोटॉन कितने हैं? 82। और न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंगली 208 में से 82 कर दो तो कितना हो गया? 118 प्लस 8 126। तो 82 प्रोटॉन और 126 न्यूट्रॉन। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब 208 न्यूक्लियर पार्टिकल्स वहां, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स वहां। 208 मिलके उतना वॉल्यूम नहीं लेगा जितना कितना कौन लिया है? एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन। इस बात को समझ में आना चाहिए अच्छे से। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट यहां बहुत
ज्यादा है। आपको डाउट हो तो डेंसिटी को देख लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट कितनी ज्यादा है। और इसी डेंसिटी को सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कौन थे? रदरफोर्ड। डेंसिटी को सबसे पहले किसने कन्वर्ट किया है? रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है इस तरीके से वो होल एंड सोल किस पर डिपेंड करती है? न्यूट्रॉन्स पर। जो आज की टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर डीके, तो अभी हम लोग उस पर बाद में जाएंगे। तो पहले मैंने बोला डी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डीके जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डील कर रही है। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड कर रही है? किस पर डिपेंड कर रही है? न्यूट्रॉन पर। कैसे? अगर ये न्यूट्रॉन नहीं होता तो क्या न्यूक्लियस की उतनी छोटी वॉल्यूम पॉसिबल थी? एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम पॉसिबल थी? इस बड़े से हॉल के सेंटर पर एक धूल का कण रख दो, उससे भी लाखों गुना छोटी न्यूक्लियस, और उसमें एक दो प्रोटॉन नहीं, सैकड़ों सैकड़ों प्रोटॉन, सैकड़ों सैकड़ों न्यूट्रॉन तक हो सकते हैं। और ये सब उतने छोटे वॉल्यूम में कैसे समाया हुआ है? तो 2 पॉइंट मैंने बोला। पहला पॉइंट क्या बोला? चूंकि न्यूट्रॉन क्या है बेटा? न्यूट्रल है, इसलिए ये दो प्रोटॉन के बीच में, पॉजिटिव चार्ज के बीच में आके उसके रिपल्सन को क्या कर देता है? कम करता है। लेकिन ये काफी नहीं है कहना इस बात को साबित करने के लिए कि भाई अर्थ के रिस्पेक्ट में फुटबॉल जैसा वॉल्यूम है न्यूक्लियस का। तो दूसरी बात के लिए मैंने क्या बोला? न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया उसके बाहर में कौन से चार्ज का कोर लेयर है? नेगेटिव। और अंदर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज का कोर। अब इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू वो प्रोटॉन को क्या करता है? बांधता है। ये साइड में क्या लिखा गया है? ये कौन है इस तरफ? प्रोटॉन। ये कौन है इस तरफ? प्रोटॉन। और बीच में क्या है? न्यूट्रॉन। ये बीच में क्या है? तो न्यूट्रॉन अब प्रोटॉन को जबरदस्त क्या कर रहा? बांध रहा। इसीलिए एक स्टेबल न्यूक्लियस कब बनेगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो या कम हो। एक स्टेबल न्यूक्लियस कब बनेगा? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, अगर एक बोलनी हो कि ज्यादा हो या कम हो, न्यूट्रॉन ज्यादा हो, ज्यादा हो, ताकि कोई भी दो प्रोटॉन आमने सामने नहीं है। अरे ज्यादा हो। अगर एटम छोटा है, मतलब अगर प्रोटॉन्स की संख्या कम है तो बराबर भी चलेगा। क्या बोला मैंने? अगर प्रोटॉन की संख्या कम है तो बराबर भी चलेगा। अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर प्रोटॉन कम है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन है क्या? क्यों नहीं है? एक ही प्रोटॉन है, तो वो रिपेल करेगा किसको भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अरे आया समझ में? लेकिन अगर आप हीलियम जाइएगा तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन था, हीलियम में प्रोटॉन कितने हो गए? 2। प्रोटॉन एक बढ़ा, प्रोटॉन एक बढ़ा और न्यूट्रॉन 2 बढ़ गया। कैसे? हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है। अब हीलियम में 2 न्यूट्रॉन है कि 1 न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बेरिलियम 4-9, प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन 5। कार्बन 6-12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। क्या ये आया समझ में? तो ठीक है, आप यहां पे लिखेंगे 10 फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो या इक्वल हो किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि N/P रेशियो 1 से ज्यादा होनी चाहिए और 1.5 से कम होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? अति सर्वत्र वर्जित। अधिक, कुछ भी अधिक हो जाए तो उसका फिर दूसरा इंपैक्ट हो जाता है। तो 1.5 तक का रेशियो होता है कि स्टेबल न्यूक्लियस बनाने के लिए। ठीक है, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन हम लोग अभी उधर नहीं जाते। तो चलो ये क्लियर हो गया ना? मतलब प्रोटॉन की संख्या से सिंपली न्यूट्रॉन ज्यादा या काफी ज्यादा, क्योंकि 2 प्रोटॉन रिपल करेंगे। अब एग्जांपल में एक बार फिर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन 1-1, प्रोटॉन 0, न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, क्योंकि यहां पर कोई रिपल्सन नहीं है। आपने अगर ले लिया कार्बन 6-12, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। आपने ले लिया एल्यूमिनियम 13-27, बोलो, प्रोटॉन 13 और न्यूट्रॉन 14।
क्या देखा बेटा, अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी, कौन, न्यूट्रॉन। अब थोड़ा और एलिमेंट आप आगे लेकर के जाइए, जैसे मान लो आपने आगे ले गया और ले लिया आपने ब्रोमीन 3580, बीच का भी एक एलिमेंट लेना चाहते हो कुछ ले सकते हो। जिंक कितना 30 और ऊपर 65 में 65 ना, बोलो कितना 30 और न्यूट्रॉन कितना 35। अगर आपने ले लिया, हालांकि मैंने 65 लिया है, लोग 64 भी ले लेते हैं आइसोटोप्स के हिसाब से, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिंक के बाद चलो मैं बात कर रहा हूं ब्रोमीन 35, बोलो ऊपर 80, प्रोटॉन 35, न्यूट्रॉन देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा, क्योंकि संख्या बढ़ाते जाएंगे तो आपको तेजी से न्यूट्रॉन बढ़ना पड़ेगा। जैसे समझ रहे हो ना, ढेर सारे प्रोटॉन है, मान लो ढेर सारे प्रोटॉन है, अब एक प्रोटॉन बढ़ाओगे तो अब इसको भी ढकना है, इसको भी ढकना है, यहां भी ढक, नहीं समझ में आया, चारों तरफ बढ़ेगा ना, तो एक एक प्रोटॉन से आगे न्यूट्रॉन तेजी से बढ़ जाती है। और ले जाओ आगे, मान लो आपने ले लिया लेड 208 82 208, प्रोटॉन्स 82, न्यूट्रॉन 126 ना, काफी ज्यादा आ गया। ये देखो तो करके काफी ज्यादा है कि नहीं, इसको आप इसका 50 आधा कितना हो गया 41, तो 82 प्लस 40 82 उसका 41 हो गया ना, ऐड कर दो देखो कितना हो गया 123 नहीं हो गया, तो ये 1.5 गुना को रीच कर गया कि नहीं किया। यही मैंने बोला कि 1.5 टाइम्स तक जाकर के एक स्टेबल न्यूक्लियस, वहां पे इक्वलिटी लगाओगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगाओगे, 1.5 टाइम्स तक वो लगभग पहुंचता। क्लियर हुआ अच्छे से, अब उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो मर्क्यूरी, वो भी हुआ, मर्क्यूरी तो खैर और कम ही है। यूरेनियम लिखोगे तो यूरेनियम कितनी हो जाती है 92 और 232 233 4 5 आइसोटोप्स होते हैं, तो प्रोटॉन कितने हो गए 92 और न्यूट्रॉन घटाओ 108 140 ना। अब यहां भी करके देखो 92 का आधा हो गया 46, अब 46 प्लस 92 कितना हो गया 8, क्या है 1.5 टाइम्स पर। समझ में आई चीजें, मैंने क्या बोला, इसलिए मैंने बोला अब उसके बाद तो सिंथेटिक एलिमेंट है, उधर की बात ही छोड़ दो, इसलिए मैंने बोला 1 से लेकर के 1.5 के बीच में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डील होती है। अब इसमें भी कोई स्टेबल होते हैं कोई अनस्टेबल होते हैं, उसके भी कई सारे लॉजिक है। एनीवेज, तो पहले कोई दिक्कत है यहां तक, ऑनलाइन वाले सभी लोग इसको समझे, हाँ ना, जल्दी। यस सर। जरा, सौरभ, तनिषा, शुभम। यस सर। यस सर। गुड, तो ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बताया कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन कितनी जरूरत है, कि क्यों जरूरत है और क्यों उसकी संख्या की भी अच्छे मामले में जरूरत है। अब आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अब अगर ये ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अच्छे से सुनिए, एक बात बहुत क्वाइट क्लियर है, अब इनके बीच के इंटरेक्शंस को समझना इतना इजी नहीं है, ये तो समझते हैं, वो अपने आप में एक अलग फिजिक्स है, एक अलग केमिस्ट्री है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं, जो बहुत ही जटिल है। एटम की केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है न्यूक्लियस की केमिस्ट्री। इसलिए न्यूक्लियस की केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी होती है, इंट्रोडक्टरी लेवल पर पढ़नी होती है। जैसे ये बस एक इंट्रोडक्शन है कि न्यूट्रॉन ने थोड़ा स्टेबलाइज किया, हमने बाकी आपको पहले ही क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, भाई न्यूक्लियर पार्टिकल्स की संख्या बहुतों होती है, दर्जनों न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, दर्जनों, जो आते हैं, बनते हैं, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में अपना योगदान देते हैं और किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, नहीं कुछ तो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर से बोलूं, हमने बोला था आपको, ऐसे समझाया था कि ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हॉल न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में आप हैं, हम हैं, दो लोग हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मैं न्यूट्रॉन हूं, आप प्रोटॉन हो, समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको स्ट्रांगली बांध रहा हूं, आपके बीच के रिपल्सन को, लड़ाइयों को, जो अनुशासनहीनता है, जो इनडिसिप्लिन्ड आ जाएंगे आप
आप जो हो जाएंगे इनडिसिप्लिन, इन सब चीजों को क्या करता हूं मैं, न्यूट्रलाइज करता हूं, मैनेज करता हूं। इसीलिए इस क्लासरूम न्यूक्लियस की क्या है, स्टेबिलिटी है। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन हम दो तो मेन कंपोनेंट है ना। लेकिन क्या इसके बाद इस क्लासरूम में कंपोनेंट नहीं है? संतोष सर आते हैं, कभी लक्ष्मण भैया आपके आते हैं, कभी राजीव सर परमानेंट यहाँ बैठते हैं। इनके बिना ये लोग जो वहां पर माइक पर हलो चेक हलो कर रहा है, राजीव सर के बिना ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स और हैं कि नहीं है? ये आए, इन्होंने क्लास शेड्यूल किया, ये चले गए, ये ऑनलाइन वाले को लगा दिया जी, चले गए। मैं और आप मेन हूं बिल्कुल, और हम ही दोनों की वजह से बाकी लोग भी हैं, बाकी पार्टिकल्स भी हैं। तो ऐसे दर्जनों न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। किनके अलावे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावे, जो आते हैं, बनते हैं, अपना काम कर जाते हैं और किसी और चीज में क्या कर जाते हैं, बदल जाते हैं। या नहीं कुछ तो बाहर निकल जाते हैं, या नहीं कुछ तो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाते हैं। किसमें? यही तो आइंस्टाइन का क्या था, रिलेशनशिप थी कि मास अगर पहले कुछ और है और बाद में कुछ और हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो मास का गैप है, मास डिफेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग, वो किस में कन्वर्ट हुई है, एनर्जी में। एनर्जी, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। यही आइंस्टाइन का पॉइंट था। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर था ना, E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर। तो एनीवे ये बात समझिए। तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे हैं, जैसे हम लोगों ने कई बार नाम लिया, पियोन्स कई टाइप के होते हैं, ग्लूऑन्स, हाइपेरॉन्स, बेरॉन्स, सिग्मा है, क्वार्क्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पॉजिट्रॉन है, एंटी प्रोटॉन्स हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में योगदान देते हैं। लेकिन अगर मैं सबको इग्नोर कर दूं, पहले पढ़ना भी था एक टाइम में, डिटेल में बहुतों को पढ़ना होता था, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई नॉट सब पढ़ना होता था। लेकिन अभी की डेट में चलो कुछ नहीं, तो अभी कम से कम इतना बोलो, इतना जानो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में बहुत सारे पार्टिकल्स का योगदान है। अब ये हमारा मेन है। तो अगर ये मेन है, तो मैंने बोला कि इनकी स्टेबिलिटी को समझना आसान है या काफी जटिल है? काफी जटिल है। जब मैंने बोल दिया कि इसमें दर्जनों पार्टिकल्स का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, अब सबका नाम भी नहीं जानते हो, तो सबका रोल कैसे जानोगे, फंक्शन कैसे जानोगे? और उतना पेशेंस भी नहीं है कि हम पढ़ें, और उतनी जरूरत भी कंपटीशन के लिए नहीं है, क्योंकि हम छात्र हैं, वैज्ञानिक नहीं। तो हम शॉर्ट में बच के कैसे निकल रहे हैं, सिर्फ ये बोल के भाई न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डील करनी आसान नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो न्यूक्लियस कई बार हमारे नंबर के मामले में स्टेबल दिखता है। नंबर के मामले में किसके नंबर्स? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि आपने क्या बोला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेंज क्या होने चाहिए, रेशियो के 1 से लेके 1.5। तो कई बार आपको क्या दिखेगा, उस रेंज में है, उस रेंज में फिर भी स्टेबल नहीं है न्यूक्लियस। तो वो एक मैथमेटिकल पॉइंट है ना बेटा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की रेशियो क्या है, एक मैथमेटिकल पॉइंट है। दो सिंपल से डिजिट का रेशियो है। एक दो सिंपल से डिजिट का रेशियो क्या एनर्जी जैसे चीज और स्टेबिलिटी जैसे चीज को डील कर देगी, और वो भी प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ डील कर देगी क्या? कर देगी क्या? नहीं है संभव। जैसे मार्क्स क्या है, आपके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आते हैं उनका जो सम है वो रिजल्ट है। तो क्या मार्क्स किसी दो स्टूडेंट का मार्क उन दोनों के इंटायर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर देगा? कर देगा? असंभव है। वो एक जनरलाइज तरीका है 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। तो सेम वही लॉजिक मैं बोल रहा हूं, क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो अकेले ही स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डील नहीं करता। वो एक छोटा सा पॉइंट है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। हमने क्या बोला, बहुतों ऐसे न्यूक्लियस है जो उस रेंज में है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्या है, स्टेबल बोला मैंने, क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो ऐसे केस में वो न्यूक्लियस क्या करते हैं, डीके प्रोसेस में जाते हैं, फ्यूजन प्रोसेस में जाते हैं। डीके मतलब टूटना, टूटते हैं। फ्यूजन प्रोसेस में जाते हैं, फ्यूजन मतलब भी टूटना। क्लियर है? और वो टूट के स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं डीकेज में से अल्फा डीके हैं, बीटा डीके हैं, ये सब क्या है आपका, डीके। क्या है ये सब? डीके प्रोसेस है। तो आइए, तो मैंने बोला a nucleus with
ऐसे लिखता हूं, ड्यू टू सेवरल अदर फैक्टर्स a nucleus could be unstable although it having its n by p ratio in between of 1.0 and 1 point किसके 5। ठीक है, समझ में आ गया ना, ऐसा हो सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर डीके is a spontaneous way to achieve stability। क्लियर है? इसीलिए न्यूक्लियस का जो डीके है वो एक स्पॉन्टेनियस सा रास्ता है, तरीका है, क्या अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो एक नेचुरल सा, जेन्युइन सा क्या है, रास्ता है। ठीक है, चल अब इसकी में डीके के लिए कैसे डिफाइन किया गया है, बहुत सारा डीकेज है। डीकेज क्या है, जैसे एक होता है स्पॉन्टेनियस फिजन। क्या होता है बेटा, मैंने एक बार पढ़ाया भी है ये आपको, तो दोबारा पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में नहीं थे, बाद में आए। स्पॉन्टेनियस फिजन, एसएफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में। एक बड़ी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाती है स्वतः। एक बड़ी न्यूक्लियस ये टूट गई, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ये टूट गई। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस फिजन। इसके बाद एक डीके होती है अल्फा डीके। क्या हो गई, अल्फा डीके। एक डीके हो गई बीटा डीके। अब जो ये बीटा डीके है, एक्चुअली ये बीटा माइनस डीके है। क्या है, बीटा माइनस डीके। इसके बाद और एक डीके होती है, हम लोग उसको बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ये भी होती है। एक डीके होती है जिसको हम लोग बोलते हैं के कैप्चर। क्या बोलते हैं, मैंने बस इंपॉर्टेंट वाला लिखा और यहां ईटीसी लगा दिया, और भी तरीके हो सकते हैं। क्लियर हो गया? सिर्फ मैं आपको जोन में रखना चाह रहा हूं, अपने कोर्स के जोन में। तो स्पॉन्टेनियस अल्फा बीटा का आपने नाम खूब सुना होगा, और वो बीटा प्लस डीके और के कैप्चर। ठीक है, गामा डीके भी होती है, वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। गामा डीके क्लियर है? बोलो, कुछ दिक्कत, कुछ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो। सर बीटा डीके को ही बीटा माइनस डीके कहते हैं। हाँ, नहीं कुछ बोलेंगे तो बीटा डीके ही बीटा माइनस डीके हो गई, अगर नहीं कुछ बोला तो। यस सर। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बोलो। आइए देखिए, क्योंकि टेस्ट होगा इसका अगली क्लास में, इसलिए ध्यान से पढ़ो। अब यहां पर मुख्य रूप से तीन पार्टिकल का नाम है, एक है अल्फा, एक है बीटा और एक है गामा। बीटा प्लस भी देख लेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इसी पेज में लिख दूं, अगले में लिख देता हूं। रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड, बोलो, रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। क्या पॉइंट है यहां पे, चलो मैंने लिख दिया अल्फा पार्टिकल, ऐसे लिखता हूं, अल्फा बीटा और गामा।
ऐसे लिखते हो ना गामा को, ऐसे दिखाते हो ना छोटो। बोलो, सबसे पहले तीनों को की आइडेंटिटी बताता हूं, पहले डिस्कवरी लिखता हूं। देखो बड़ा मजेदार है, किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड ने। समझ में आया? रदरफोर्ड ने खोजा, तभी तो रदरफोर्ड ने अल्फा का बॉम्बार्डमेंट किया किस पर? गोल्ड फॉइल पर। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी जो पिछले क्लास पढ़ाया। रदरफोर्ड की न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस ईयर है, कुछ है याद? 1902, है ना? तो अल्फा उन्होंने खोजा है 1900 में। बीटा को भी रदरफोर्ड ने ही खोजा था। कब? 1900 में ही। और 1902 में क्या हुई है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और गामा को खोजने वाले साइंटिस्ट थे पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड कब? 1900 में। तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है? एक ही साल खोजे गए। अब मैं बातें करता हूं तीनों की आइडेंटिटी की, पहचान को समझिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट यही है, पहला पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या पहचान है? अल्फा हीलियम की क्या है? न्यूक्लियस। अल्फा क्या है? हीलियम की न्यूक्लियस। अल्फा क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। मतलब He एटम से आपने, He एटम है 2 4, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। प्रोटॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। आपने यहां से क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया, निकाल लिया। ऑब्वियस है, एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बचा बेटा? सिर्फ न्यूक्लियस बच गई। इसलिए यहां पर क्या बच गया? हीलियम की न्यूक्लियस, जिसको आप क्या बोलते हो? He पर प्लस प्लस, नीचे 2 और ऊपर 4। बोलो किसी को दिक्कत? इसी को आपने लिखा अल्फा। बोलो किसी को कोई पॉइंट है, डाउट है इसमें? कुछ भी किसी को? किसी को? अल्फा किसको बोलते हैं? हीलियम की न्यूक्लियस, He पर प्लस प्लस 2 4। क्या अल्फा एटम के अंदर हो सकती है? मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, अल्फा इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, सही है या गलत है? अल्फा इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, सही है या गलत है? गलत है। व्हाट इज सब एटॉमिक पार्टिकल? एटम का पार्टिकल। तो क्या ही अल्फा एटम का पार्टिकल है क्या? नहीं। अरे भैया ये तो खुद एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बने हैं। तो अल्फा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब आइए मैं बात करता हूं किसकी? बीटा की पहचान। बीटा क्या है? तो बीटा 2 तरीके का होता है, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। ये नहीं कुछ लिखा मैंने, तो बीटा माइनस है। ये क्या है? ये माइनस। ये इलेक्ट्रॉन का जुड़वां भाई। ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जैसा है बीटा माइनस। तो ये इसकी आइडेंटिटी है कि एकदम नो फंडामेंटल डिफरेंस, नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच? इलेक्ट्रॉन एंड, बोलो, बोलता क्यों नहीं है बे? इलेक्ट्रॉन और बीटा नहीं, बीटा माइनस। क्योंकि जब कुछ आपने नहीं बोला तो बीटा हुआ या बीटा माइनस हुई या बीटा प्लस हुई? माइनस। नहीं कुछ बोला तो बीटा माइनस हुई। तो इलेक्ट्रॉन के बीच और इसके बीच कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। मतलब मैं बोलूं कि बीटा माइनस ही इलेक्ट्रॉन है, ही इलेक्ट्रॉन है, सही है कि गलत? क्वेश्चन को ठीक से सुनो, बीटा माइनस ही इलेक्ट्रॉन है, सही या गलत? गलत। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या बोलोगे? बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन जैसा है। समझ में आ गया? ठीक है। तो बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन की तरह है एकदम। हम लोग तो लगभग इलेक्ट्रॉन के जैसा यूज कर ले, इलेक्ट्रॉन ही बोल दे। चल गामा पे बात आते हैं। गामा क्या है? गामा इन लोगों की तरह नहीं है। गामा हाई एनर्जी। क्या है गामा? बहुत ही हाई एनर्जी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली। तो गामा हाई फ्रीक्वेंसी वाली, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन है, जो सिंपली इधर उधर नहीं दिखती है। सामान्य तौर पर यह न्यूक्लियस से ही इमिट होती है। कहां से इमिट होती है? या कोई न्यूक्लियस को टकराते हैं, या न्यूक्लियस खुद मिलती है, या न्यूक्लियस टूटती है। इन्हीं सब चीजों में, मतलब न्यूक्लियर डीके के दौरान ही सबसे ज्यादा गामा आपको दिखेगा या समझ में आएगा।
ठीक है, तो क्या बोलोगे ये गामा के बारे में? हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन often emits in nuclear decay. हाई एनर्जी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब शॉर्ट में आपने बोला दैट इज अ टाइप ऑफ, क्या हुई ये, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ठीक लाइट की तरह समझो। हाँ, फर्क क्या है, क्या लाइट वाली एनर्जी है इसके अंदर? बोलो नहीं, बहुत ही क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, लेकिन एक तरह हो गई ये भी किसकी, किसके तरह है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह। तो गामा हाई एनर्जी है, अल्फा हीलियम की न्यूक्लियस है, और बीटा एक तरह से इलेक्ट्रॉन है। चीजें क्लियर है? ठीक है, अब तीनों के चार्ज पर बातें करूं। पहले चार्ज पर, अल्फा की क्या चार्ज है, 2+, तो 2p। बोलो 2p को मैंने क्या लिख दिया, 2e, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है, सेम। कोई दिक्कत है? नहीं। इसकी चार्ज कितनी है, e, और इसमें कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? अब आ जाइए मास की बातें करते हैं। बोलिए इसके अंदर क्या मास है, तो हीलियम की न्यूक्लियस की मास, हीलियम के, और हीलियम के न्यूक्लियस में है क्या क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मास कितनी हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास क्या होती है, लगभग सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास क्या होती है, रे ध्यान लगाए रख, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास क्या होती है, लगभग सेम। तो जब मास लगभग सेम हो गई, तो आप इसको 2 प्रोटॉन की मास प्लस 2 न्यूट्रॉन की मास बोलो, या 4 प्रोटॉन की मास बोल दो, या 4 न्यूट्रॉन की मास बोल दो। तो आपने इसका मास क्या लिखा, 4 mp। mp इज व्हाट, आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1836 एमई, 1836 एमई। बोलो बोलो बोलो, सही है, क्योंकि एक प्रोटॉन के मास को अपन क्या लिखते हैं, 1836 टाइम्स ऑफ एमई। अब बीटा माइनस, हमने बोला इलेक्ट्रॉन जैसा है, इलेक्ट्रॉन जैसा है, तो इसका मास क्या हो जाएगा, एमई। क्या हो जाएगा, एमई। और इसके अंदर कोई मास फिर से डिफाइन नहीं करेंगे। ये हाई एनर्जी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो प्रायः इमिट होती है कहां से, कहां से, न्यूक्लियर डीकेज या न्यूक्लियर चेंजेस में, न्यूक्लियर डीकेज या न्यूक्लियर चेंजेस में। चेंजेस मतलब बदलाव। अच्छे से सीखो, बढ़िया से ध्यान लगा के रखो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया कर। मैं बार बार बोलता हूं, अपना ही दिमाग लगाते लगाते तुम्हारी ये हालत है, तो अब अपना दिमाग मत लगाया करो। कभी तो सुने नहीं थे बीटा डी के, ये वो जरूरी है क्या पढ़ना? ऐसे करके रोज छांटते जाओगे, एक समय में पूरा कोर्स ही छांट दोगे। एक 5 स्टार का ऐड आता है, देखियो 5 स्टार चॉकलेट की ऐड आती है, देखियो कौन वाली, 5 स्टार चॉकलेट की ऐड आती है। उसमें 2 जुड़वा भाई आते हैं, और दोनों आते हैं और दोनों चॉकलेट खाते हुए रहते हैं, और जैसे ही एक बाइट लेते हैं कि उसके बाद, देखिए म्यूट कीजिए, कोई अनम्यूटेड, तो वो जैसे ही एक बाइट लेते हैं खो जाते हैं। तो सुरेश तो महेश, अच्छा हाँ ठीक है, तो भाई पिताजी की वो पैंट लेके आते हैं, तो पिताजी की पैंट को थोड़ी छोटी करनी थी, तो वो एक बाइट जैसे ही लेते हैं तो बोलते हैं कि एक बिलांग छोटी कर दो। तो एक बिलांग छोटी कर दिया, मतलब 1 इंच कुछ ऐसे काटना है, काट दिया। फिर दूसरा बाइट लेता है, फिर खो जाता है, फिर एक बाइट काट दिया, फिर 1 इंच। फिर जब चॉकलेट खत्म हो जाती है, उसके बाद पिताजी ने फुल पैंट दिया था, हाफ पैंट लेके घर पहुंचता है। क्यों? खो गया, थोड़ा 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 खोने में कटते चला जाता है, तो लास्ट में फुल हाफ हो जाती। तो वही वाली हालत है आप लोगों की। एक तो हमारे मोदी जी रोज सुबह उठते हैं, भाइयों एवं बहनों मित्रों, पीरियोडिक टेबल कट, एस ब्लॉक कट, सरफेस केमिस्ट्री कट, सॉलिड स्टेट कट, डेली एक एक काटते रहते हैं।
और आप लोग भी ठहरे उन्हीं के प्रजाति। जब हमारे मालिक ही कट कर रहे हैं तो हम लोग आएगा कट, सब में कट कट लगाते रहते हो। अब खोजते रहते हो है कहां है कहां। अरे भैया आईक्यू में है। सिलेबस का सबसे पहला रूल है आईक्यू। कोई भी चीजें आईक्यू बेस्ड है, आपके कंटेंट से रिलेटेड है, आईक्यू बेस्ड है, तो वो सिलेबस है। नहीं आता है ये पैरामीटर नहीं है जज करने का कि नहीं आएगा। अगर यही पैरामीटर है तो बता दे। हर साल का पेपर क्या सेम है? तो ये पैरामीटर कहां से आया? 15 साल का पेपर एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट 15 साल के क्वेश्चंस को जमा कर लो तो तुम गारंटी ले लोगे 16वें साल वही आएगा, तो पैरामीटर नहीं है। 25 साल का जमा कर लो, अब गारंटी ले लोगे? ले सकते हो, कोई टीचर नहीं ले सकता। मतलब सोचो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। चलो 50 साल का ले लो, नीट का 67 सालों का इतिहास है, तो 67-68 सालों का पेपर ले लो, अब गारंटी ले लोगे आगे नहीं आएगा इसमें से कुछ भी एक भी क्वेश्चन बाहर? मतलब क्या है भाई? कम से कम उतना पढ़, कम पढ़। मैं ये नहीं कहता हूं कि तू ज्यादा पढ़, कम पढ़। साइंटिस्ट नहीं बनना, वैज्ञानिक नहीं बननी है आपको, लेकिन इतना कम से कम पढ़ो कि भाई किसी टॉपिक में अगर थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का पूछने की कोशिश कर। अब किससे पूछेगा ये तो मैं नहीं जानता हूं ना। एटॉमिक से पूछेगा कि पीरियोडिक से पूछेगा, साइज से पूछेगा कि आयनेशन, सारे टॉपिक्स की मैं बात करता हूं। कि काइनेटिक्स से पूछेगा कि इक्विलिब्रियम से। थोड़ा सा इतना स्कोप रखो कि अगर हल्का फल्का वो आईक्यू बेस्ड कुछ नई चीजें पूछता है, ऐसी चीजें पूछता है जो पहले नहीं पूछा, तो आपसे सॉल्व हो सके। ठीक है, तो डीके वगैरह ऐसा छोटा सा टॉपिक है। तो चार्ज समझ गए आप, मास भी समझ गए। ठीक है, आइए अब मैं बात करता हूं। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि गामा का मास क्यों नहीं होता है? एनर्जी है, रेडिएशन है। जैसे हम लोग फोटोन बोलते हैं तो लाइट बोलते हैं, तो लाइट को क्या मानते हैं? एनर्जी है। वो पैकेट्स हैं फोटोन के, ढेर सारे फोटोन्स के पैकेट्स हैं, तो हम वहां पर मास यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फॉर्म है। क्लियर हुआ सेजल? थोड़ा थोड़ा इतना ही क्लियर ही करना था बेटा, ज्यादा क्लियर हो जाओगे तो कुमार मन्नू बन जाओगे ना, फिर अपना यूट्यूब चैनल खोल लोगे। मेरा क्या होगा रे? हाँ बोलो। 4 देखो 4 AMU नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लिखने के लिए लिख सकते हो, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली एक AMU नहीं होती है। चूंकि आप वो 1.66 देखते हैं ना इंटू 10⁻⁻27, तो इसीलिए आप वैसा कर देते हैं। सवाल तो आपने बढ़िया बढ़िया पूछा है, एक AMU। क्योंकि आप सब ड्रॉपर के, तो आप ये बातें कर सकते हैं कि हम AMU को क्या समझते हैं। AMUs होती है वो क्या होती है? क्या वो मास ऑफ प्रोटॉन डिफाइंड है? नहीं। AMU क्या डिफाइन है? C12 आइसोटोप के, कार्बन 12 आइसोटोप के। ऐसे ही पढ़ा ना हम लोग। तो हम लोग जब बोलते हैं कि एट मास का 12वां भाग 1/12 और जो वैल्यू आता है उसको हम लोग AMU रिप्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर एक एवरेज मास ऑफ एटम आ रहा है। क्या रहा है? एवरेज मास ऑफ एटम। अरे क्लियर हुआ? तो जब एवरेज मास ऑफ एटम आ रहा है, क्योंकि आपने 12 ग्राम लिया एटम और 12 ग्राम कार्बन लेके उसके मास का 12वां भाग किया, तो उसके मास में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसका मतलब AMU के कैलकुलेशन में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? लेकिन वो रफली फिर भी प्रोटॉन के बराबर क्यों दिखती है? दो लॉजिक, एक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, लगभग बराबर है, और इलेक्ट्रॉन में मास नेग्लिजिबल है, इसलिए एक बीच का एवरेजिंग है। वो एग्जैक्ट क्या वही है AMU नहीं है। उसमें एक वैसा भी पार्टिकल है जो उससे क्या है, भारी है AMU के कैलकुलेशन में, और वैसे भी पार्टिकल का मास है जो उससे बहुत ज्यादा हल्की है, नेग्लिजिबल मास है लेकिन जीरो मास नहीं है। तो क्या AMU प्रोटॉन के मास के बराबर हो सकती है? अब अगली बात, क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्या एटम के मास में यही तीन चीज है? नहीं। क्या यही तीन चीज है? नहीं। तो इसका मतलब क्या, मैं एटम का मास लूं तो नेट प्रोटॉन, नेट इलेक्ट्रॉन और नेट न्यूट्रॉन के मास पर माइक्रो लेवल पर इक्वल हो जाएगा जोड़ के? नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो कि आपने लिया हीलियम 2 4, तो हीलियम 2 4 में प्रोटॉन कितने हैं? 2,
इलेक्ट्रॉन कितने? 2। न्यूट्रॉन कितने? 2। इन तीनों का मास जोड़ लो। एक हीलियम एटम का मास इतना ही होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कम होगी या ज्यादा होगी? किसकी मास? मैंने बोला एटम की मास, एटम की मास, एटम की मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के एटम की मास ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। सजल ने बोला कम होगी। और बाकी लोग? अंकुर, जारा, सौरभ, मौसमी। अरे यार तू कौन यार कौन है बच्चा? कौन है? कौन? रुकिए, कौन है ये आइडेंटिफाई कीजिए तो पहले। कितनी बार बोला है कि एक बंद कमरे में जाके पढ़ा कर? कौन था ये? बाहर कीजिए तो। कितनी बार बोलता हूं बेटा, एक बंद कमरे में जाके पढ़ाई किया कर यार। सब अरे मैं गुस्सा नहीं रहा हूं भाई, यही हालत है ना, तब ना लोग जूम से नहीं पढ़ा पाते हैं, यूट्यूब पे जा। पहली बार जब ऑनलाइन जो वो स्टार्ट हुई थी ना, उसमें कोविड में तो उस समय में इंडिविजुअल वाले बैच में 500-500 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। अब सबको जूम पे लिया क्योंकि वो यूट्यूब पे हो नहीं पाता था। लोग सब बोले कि सर मैं डाउट पूछ नहीं रहा हूँ, तो जूम का मैंने वो पेड वर्जन लिया। अब पहली बार था वो, उससे पहले तो कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था, तो लोगों को भी आइडिया नहीं माइक वाइक कैसे म्यूट करे अनम्यूट करे, तो अनम्यूट करके छोड़ दे रहा है। तो उसमें पता चलता था, और खुद की वीडियो भी दिख रही है, गांव मोहल्ला टोला पूरा जमा है, 40-50 लोग एक साथ। हाय गो मैयो गे मैयो, ये हाचियो रे मन्नू सर। क्लास लेते थे क्या? अरे मैं नहीं लेता था, जो देख रहा है वो गांव से ले रहे थे भाई। सब चले गए थे कोविड में घर पे, सब देख रहा है पीछे से। अरे तोरा कहलियो मैं गोबर फेंके ले, तुरंत आब के बैठ के पढ़ रहा है। सबका वीडियो ऑन है। उन लोगों को उस समय में तो कोई भी आइडिया ही नहीं था ना। एक्चुअली हम लोगों के साथ कई बार ये हो जा रहा था। मेरे साथ एक बार गलती हुई थी, कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं वो सेटअप कर रहा था अपना यूट्यूब चैनल का, पहली बार सेटअप कर रहा था। तो रात का समय था, रात के टाइम में 2 बजे के आसपास में मैं सेटअप कर रहा था। तो लैपटॉप थी मेरी एप्पल की, तो उससे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं चला कब मैं वो स्ट्रीम को मेरे से टच हो गया, कब वो लाइव हो गया, मुझे पता नहीं चला। और मैं बिना वेस्ट के सामने में टॉवेल लपेट के घर में बैठ के आराम से मैं वो कर रहा हूं एक्सरसाइज। तो कुछ समझ में नहीं आया, और मैं लाइव हूं, पता ही नहीं चला था मुझे मैं लाइव हूं। अभी वो वीडियो अनलिस्ट करके वो प्राइवेट करके रखी हुई है। तो मुझे फिर फोन आया 2 बजे रात में, तो 2 बजे रात में ऐसे ही 2-3 फोन आया, तो कट कर दिया मैंने। हट, भर रात डाउट पूछते रहता है बैक टू बैक। एक बच्चे का जब आया व्हाट्सएप पर मैसेज देख रहे ना, तब देख रहे सर आप लाइव है, सब आपको देख रहा है। अब मैं जाके देख रहा हूँ 32 वॉचिंग। तो बेटा तब से आपका समय बदल गया। अब ये सब काम मत किया कर भाई मेरे, बंद कमरे में जाके पढ़ा करो। तुम लोगों को बोलता हूं कभी भी ऐसा हो कि ऑफलाइन नहीं करते हो, घर से बैठ के कर रहे हो ना, तो बंद कमरे में पढ़ो, कोशिश करो, क्योंकि समझ रहे हो ना, यहां देख रहे हो कैसे डिस्टर्बेंस होती है। तो चलो चार्ज हो गया, मास हो गया। अगर मैं, हाँ वो समझ गए, एटम का मास क्या होगा? कम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के भी एटम का मास इक्वल नहीं होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बाइंडिंग भी है, अट्रैक्शन भी है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। तो बाइंड करने से क्या बनती है? एनर्जी। तो वो एनर्जी कहां से आया? मास कन्वर्ट किया किस में? एनर्जी में। क्लियर हुआ? तो जो मास का गैप है, मास का गैप है इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बराबर एनर्जी। वही एनर्जी ऑफ क्या होती है आपकी? इंटरेक्शन होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है। कितने लोग समझ गए? इसको हाथ उठाइए। कम लोग समझे।
ज्यादा समझना भी नहीं है, धीरे धीरे एक दो बार बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद चार्ज मास के बाद मैं तीनों में बात करूं, स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होगा? अल्फा बीटा में बताओ, स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होगा? अल्फा कि बीटा? अल्फा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होती है? चार्ज और मास, यही ना जी, E/m। तो इसका चार्ज क्या है? 2E। छोटू पढ़ाया हुआ टॉपिक से गलत करोगे तब तो हो गया। और मास क्या है? 4 × 1836 me। बोलो, यही ना है, 4 × 1836 me। और इसका चार्ज क्या है? E। अब मास क्या है? me। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर उसकी काफी बड़ी है, तो स्पेसिफिक चार्ज बीटा की ना ज्यादा होगी जी। आया समझ में? आइए अगली प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूं, स्पीड। अल्फा की स्पीड c/10 होती है। कितनी? मैक्सिमम। अल्फा की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है? c/10। c/100 से c/10 के बीच, हम लोग को एक लिखनी है तो c/10 लिखते हैं। अल्फा की स्पीड। बीटा की स्पीड नियरली स्पीड ऑफ लाइट, नियरली लगभग लाइट की स्पीड के बराबर। किसकी? बीटा की। और गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड वैक्यूम में आपको पता है, तो इसको आप एग्जैक्ट क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट। क्या आ गया समझ में? बोलो, ठीक है, ये स्पीड। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, वो है पेनिट्रेशन। क्या है? ड्रिलिंग, वेधन, पेनिट्रेशन। अल्फा की स्पीड कम है, मास भले ही ज्यादा है, लेकिन स्पीड काफी कम है इसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसकी जो पेनिट्रेशन है वो स्मॉल है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है? स्मॉल, कम, या जितना भी आपने माना। क्लियर है? इसकी पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन समझ रहे हो? ड्रिलिंग मतलब जब आप मारते हो तो मोमेंटम जो क्रिएट करता है वो, तो स्पीड की वजह से ड्रिलिंग। तो इसकी जो स्पीड है, ड्रिलिंग एबिलिटी है, वो इससे 100 गुना ज्यादा है। क्या है? 100 गुना ज्यादा है। 100 टाइम्स देन दैट ऑफ किसके? अल्फा पार्टिकल। ये सब क्वेश्चन है। अल्फा पार्टिकल्स के कितने गुना? 100 गुना। किसकी स्पीड? बीटा की। बीटा कौन सी है? प्लस है कि माइनस है? और वो भी मैंने क्या बोला? स्पीड जो है इसकी c/10 बताया, मैक्स। ऑप्शन में अगर c/10 नहीं है तो c/100 पे चले जाओगे। इसकी अल्फा के रिस्पेक्ट में 10,000 टाइम्स ज्यादा है। कुछ आया समझ में? 10,000 टाइम्स हायर देन अल्फा पार्टिकल। तो किसकी पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है? स्पीड किसकी ज्यादा है? गामा की। और पेनिट्रेशन किसकी ज्यादा है? क्या आ गया समझ में आपको अच्छे से? बोलो। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अगर डेविएशन क्या है, तो चूंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएशन होगी, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएशन होगी, और इसका कोई डेविएशन नहीं होगा। तो आइडेंटिटी, चार्ज, स्पीड, मास, अल्फा बीटा गामा और डिस्कवरी, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ गए? ठीक है, आइए अब डीके पर बात करते हैं। नाउ डीके प्रोसेस। सबसे पहली डीके अल्फा डीके। कौन सी? इससे काफी हम लोग फैमिलियर है। अल्फा डीके का मतलब हुआ न्यूक्लियस से क्या एटम से क्या निकलना? अल्फा निकलना। अल्फा डीके का मतलब क्या है? इमिशन ऑफ किसका? इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम, कहां से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ना, और न्यूक्लियस से निकला तो वो एटम से बाहर निकल गया। कहां से बाहर निकल गया? एटम से। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा इमिशन में गया, उसने अल्फा को छोड़ा। क्यों छोड़ा?
स्टेबिलिटी चाहिए थी। इसका मतलब वो स्टेबल है या नहीं है? नहीं है। और क्यों स्टेबल नहीं है? बहुत सारे रीजन है। उनमें से एक रीजन क्या है? N/P रेशियो का गड़बड़ होना। क्या अकेले वही रीजन है? नहीं, वो बहुत बड़ा रीजन है या छोटा रीजन है? छोटा रीजन। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आ जाओ अल्फा इमिशन। जैसे अगर रेडियम है, रेडियो एक्टिव बोलते हो, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है अनस्टेबल। तो रेडियम 88 और ऊपर क्या लिखा था आपने, याद है? 286, याद करो, 286। अब ये रेडियम रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव का मतलब अनस्टेबल। आपको याद है 226 क्या बोले? ओ सॉरी 226 ना, अरे 86, सॉरी 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 सॉरी, हाँ अनस्टेबल है। इसकी हाफ लाइफ पीरियड किसी को याद है? कितनी? 1600 साल। कितनी हाफ लाइफ पीरियड? 1600 साल। इसकी उम्र हाफ लाइफ पीरियड है इसकी 1600 साल। मतलब अनस्टेबल है, एवरेज लाइफ वही है, उतने साल में वो समाप्त हो रहा है, वो न्यूक्लियस टूट जा रही। तो ये किस डीके में जाता है जी? किस डीके में जाता है? अल्फा डीके। अल्फा डीके का मतलब क्या हुआ? यहां से क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा बाहर। क्या बाहर निकलेगा? अल्फा। और वो रे इमिट करके निकलेगा, मतलब रे के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा। इसीलिए हम लोग रेडियो एक्टिव को ऐसे दिखाते हैं, ग्लो करता हूं। तो ये जब निकल गया तो हीलियम प्लस प्लस है, अल्फा का मतलब He प्लस प्लस, 2 4। तो मुझे बताओ इसमें होगा क्या? 2 प्रोटॉन निकल गया। तो एटॉमिक नंबर क्या पढ़ा इसलिए आपने? डिक्रीजेस बाय कितना यूनिट्स? अच्छे समझिएगा, कितने यूनिट से? 2 यूनिट से। एटॉमिक नंबर कितने यूनिट से बेटा घट गई? 2 यूनिट से। क्यों? क्योंकि अल्फा में प्रोटॉन कितने हैं? 2, इसीलिए 2 यूनिट से एटॉमिक नंबर घट गई। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है। और मास नंबर कितने यूनिट से घटेगी? 4, क्योंकि ऊपर 4 है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 यूनिट्स। बोलो कोई दिक्कत है जी? मास यूनिट्स, मास कितने यूनिट से घट गया? 2 यूनिट से, 4 यूनिट से। और एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से। ठीक है, आइए अब आगे मैं लिखता हूं कि यहां से 2 जब घट गया तो एटॉमिक नंबर कितना बचा? 86। और मास नंबर कितनी हो गई? 222। अब नया एटम क्या बन गया? 86। किसका होता है? रेडॉन। अब अलग बात है कि रेडॉन भी अनस्टेबल है, रेडॉन भी। तो मैंने ये कहां बोला कि वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये भी टूटेगा। लेकिन मैं फिर नहीं तोड़ रहा हूं, मुझे ये एग्जांपल देना था बस। ये भी अनस्टेबल है, इसकी हाफ लाइफ पीरियड कितनी होती है जी? 3.8 डे। क्या आपके एनसीईआरटी में है या नहीं है? है, मैंने दिखाया भी था आपको, दोनों के आपके एनसीईआरटी में हाफ लाइफ पीरियड है। तो एनीवेज आइए, अल्फा डीके मतलब इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर एक अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा तो यहां पर प्लस साथ में क्या लिखा जाएगा? अल्फा पार्टिकल ना, ये बाहर आ गया ना, अरे बोलो ना रे, ये बाहर निकल गया। तो जब भी कोई कहा जाता है कि अल्फा डीके में गया तो हम एटॉमिक नंबर को 2 से कम करेंगे और मास नंबर को 4 से। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसके बेसिस पर आपको एलिमेंट लिख दिया गया कि अल्फा डीके में गया है। अब उसके बाद इसका ग्रुप नंबर पूछेगा, तो ग्रुप नंबर के लिए पहले क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर पर पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, तो पहला हो गया अल्फा डीके। अब दूसरे में आते हैं हम लोग बीटा डीके। बीटा डीके, बीटा डीके को ही हमने क्या बोला? बीटा यहां कौन सी है? माइनस की प्लस? माइनस। देखिए इसमें क्या होगा, अच्छे सुनिएगा बढ़िया से। एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में आपने अभी पढ़ा बाहर कौन सा लेयर है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। देखो टेक्निकली समझो, नीट वाले का दिक्कत क्या है ना, ज्यादा रटेगा। अच्छा सर ये तो याद है,
अरे कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो दिक्कत है भाई, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इसके बाहर में नेगेटिव चार्ज और अंदर में पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज न्यूट्रॉन 0 1। बोलो, एक्चुअली ये एक प्रोटॉन में कन्वर्ट कर गया। किसमें कन्वर्ट कर गया? प्रोटॉन। किसमें कन्वर्ट कर गया? प्रोटॉन में। और बाहर निकल गया कौन? एक साथ में बीटा माइनस नेगेटिव पार्टिकल और साथ में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेन फोकस कहां रखना हमें? यहां पे, ये इंपॉर्टेंट। मतलब सिंपली आप कैसे बोलते हो कि सर न्यूट्रॉन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टूट गया किसमें? प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस में। और ये बीटा माइनस क्या हो गया? इमिटेड आउट, यही बाहर निकल गया। इसीलिए हमने इस डीके का नाम क्या दिया? बीटा डीके। यही नेगेटिव चार्ज उसका बाहर निकल गया। तो एक न्यूट्रॉन टूट गया किसमें? प्रोटॉन में, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ऐसे समझो ना बेटा कि ये प्रोटॉन रह गया और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बाहर आ गया। अरे क्लियर है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो लिखते हैं अभी। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये बाहर आ गया। एक्चुअली एंटी फॉर्म का होता है, तो ये बाहर आ गया। बोलो ठीक है? अब आइए, मतलब क्या हो गया? एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये बाहर आ गया तो एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे जो न्यूक्लियस बीटा डीके में गया उसके एटॉमिक नंबर में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगी। कैसे? एक प्रोटॉन आपको आया। और मास नंबर पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मास नंबर पर नहीं पड़ेगा। क्यों? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भले ही आपका एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया, लेकिन बदले में वो किस में कन्वर्ट कर गया? प्रोटॉन में कन्वर्ट तो कर गया ना, तो मास नंबर तो वही रह गया। तो आप, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, पहले लिखता हूं। सो बीटा डीके रिजल्ट्स डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग किस चीज की? ऑफ एटॉमिक नंबर बाई 1 यूनिट। बोलो, एंड देयर विल बी नो चेंज किस चीज में? इन मास नंबर। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट कर गया? प्रोटॉन में। बोलो कोई दिक्कत है? एक एग्जांपल पढ़ाया, एग्जांपल की नहीं जी कोर्स से। हाइड्रोजन 13 जिसे क्या बोलते हो? ट्रिटियम, यही ना। चलो, इसमें ये जाता है आपका बीटा माइनस डीके में। ये भी अनस्टेबल है। क्या है ये भी? और यदि अनस्टेबल है तो इसकी भी क्या है? अपनी हाफ लाइफ पीरियड। और ट्रिटियम की हाफ लाइफ पीरियड कितनी थी? 12.32 ईयर्स। बोलो ठीक है। अब ये गया बीटा माइनस डीके में, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1 से बढ़ेगा। एक्चुअली इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 3। न्यूट्रॉन कितना है? 3। प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन, सॉरी 3 नहीं, 2 है ना। तो देख रहे हो n/p रेशियो ज्यादा है, n/p रेशियो काफी ज्यादा। तो ये क्या करेगा? एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट कर गया? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन में जैसे ही कन्वर्ट किया तो प्रोटॉन 1 की जगह कितनी हो गई? 2। तो 2 प्रोटॉन हो गई, तो एटॉमिक नंबर कितनी हो गई? 2। तो एटम इज नाउ हीलियम। एटम इज नाउ, क्या आया समझ में? नीचे 2 आराम से आइए। लेकिन मुझे ये बताइए मास नंबर कितना है? कितना है? 3। मास नंबर कितना है? 3। कैसे 3? क्योंकि एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट किया? प्रोटॉन में। तो ये हीलियम 23 हमारा प्रोडक्ट हुआ, हीलियम 23। और इस डीके को आपने क्या बोला? कौन सा डीके है ये? बीटा माइनस डीके या बीटा डीके। क्लियर है? अब देखो,
अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेवल पर बात करूं तो मुझे कहना चाहिए, ध्यान से सुनो, कि अब समझ में आ गया होगा। जैसे डीके का मतलब आप क्या समझते हैं? बाहर निकल गया। अल्फा डीके में अल्फा क्या हो गई? बाहर निकल गई। तो बीटा माइनस डीके में क्या हुआ? बाहर निकल गई। तो हमने लिख दिया इमिटेड आउट। सही है, क्योंकि डीके का मतलब तो यही समझते हैं हम। लेकिन अब मुझे यह बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितनी थी? यहां इलेक्ट्रॉन कितनी? आराम से आराम से। प्रोटॉन एक बढ़ गई, न्यूट्रॉन एक घट गई। मास नंबर क्या रहा? सेम रहा। इलेक्ट्रॉन दिखा आपको एक बढ़ा। अरे दिखा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा, दिखा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा। कैसे बढ़ा? बीटा माइनस। तो क्या मैं लिखूं इमिटेड आउट? अरे लिखूं कि वो बाहर निकल गया? नहीं। तो अल्फा डीके में अल्फा बाहर निकलती है, बीटा माइनस डीके में ये बाहर नहीं निकलती है। बाहर ये नहीं निकलती है। क्या होता है इस प्रोसेस में? इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर गया, वही तो बीटा माइनस है। अरे आया, ये बहुत टेक्निकल चीज है, यहां पे लोग फंसेगा। जैसे ये सबको पता है क्या, बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ती है, मास नंबर कांस्टेंट रहता। सवाल पूछ देगा इलेक्ट्रॉन पे, फंस गया। लिख देगा लोग इलेक्ट्रॉन में, कोई लिख देगा नो चेंज। सही है कि गलत है? गलत। वो सोचेगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता, ये तो न्यूक्लियर डीके है। तो इलेक्ट्रॉन में नो चेंज। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? बीटा माइनस डीके का मतलब हुआ कि मेरा जो एक न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट कर रहा? प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा। क्या क्लियर हुआ अच्छे से? बोलो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मेरा बढ़ गया। ठीक है, ये बीटा डीके। अब इसमें निकलेगा क्या? अनुमान है? इसमें क्या निकलेगा? रेडिएशन। न्यूट्रॉन नहीं। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? प्रोटॉन तो कन्वर्ट कर गया न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट कर गया प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन निकलेगा नहीं ना। मैं बोल रहा हूं बाहर क्या निकलेगा? रेडिएशन। बाहर क्या निकलेगी? रेडिएशन। आप प्रायः देखेंगे न्यूक्लियर डीके के बाद दौरान स्टेबिलिटी पाने के लिए ढेर सारे रेडिएशंस क्या होते हैं? बाहर आते हैं। ढेर सारे रेडिएशंस। ये कौन रेडिएशन है? गामा। कौन से रेडिएशन है? गामा। आइए अब बात करें, हम लोग उस पर भी अभी पहुंचेंगे, गामा पर बाद में। पहले उससे पहले आते हैं हम लोग अब बीटा प्लस पर। किस पर? बीटा प्लस डीके। इससे पहले चलो आते हैं के कैप्चर पे। किस पे आ गए? के कैप्चर। कई बार क्या होता है न्यूक्लियर डीके में, इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि ये सोचने से नहीं लगता। अच्छे से सीखो, बढ़िया सीखो, मैं बता रहा हूं। इस बात को पहले आप देखिए और समझिए। न्यूक्लियस यहां पे है जिसकी रेडियस बहुत ही कम है। एग्रीड? कितनी है रेडियस? 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। बोलो। और अब जो ऑर्बिट है पहली, वो पास में है कि बहुत दूर है? बोलो। पहली ऑर्बिट के सेल पास में है कि बहुत दूर है? अरे बैल, बहुत दूर है रे, भयंकर दूर है रे। ये एटम की बाउंड्री पर है रे। सेल कहां है? एटम की बाउंड्री पर। ये किस दूरी पर है? r इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर पे। ये कह सकते हैं कि ये और ये क्या है? इन्फिनाइटली सेपरेटेड। बहुत ज्यादा दूरी में अंतर है। इन्फिनाइटली सेपरेटेड। ये दोनों बहुत दूर है। सेप वेप छोड़िए, उधर मत जाइए। ये दोनों बहुत दूर है, इसीलिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का कोई आपस का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन कहानी क्या है, कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, बढ़िया से सुनिएगा, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन
मतलब जितनी रहनी चाहिए उससे ज्यादा है। डिजायर्ड नंबर से प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। जितनी संख्या होनी चाहिए उससे क्या है? ज्यादा। तो लड़ाई बढ़ेगी अंदर में। तो प्रोटॉन उस केस में ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। नहीं आया समझ में? ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को, ये बहुत अनोखी घटना है। मतलब ये एक ऐसा डीके है जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? के कैप्चर। मतलब सोचो इसको जरूरत बहुत ज्यादा होगी या कम होगी? बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए मैं दो डीके बताता हूं, एक के कैप्चर और एक यहीं पे मैं बताता हूं चौथी नंबर में, और वो है बीटा प्लस डीके। क्या है? ये दोनों ही डीके की एक खासियत है कि ये दोनों तब होते हैं जब प्रोटॉन एक्सेस हो। प्रोटॉन क्या हो? एक्सेस हो। प्रोटॉन रिच न्यूक्लियस हो। अनस्टेबल है प्रोटॉन रिच अनस्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है? तो मैंने बोला, यहां पर भी क्या बोला? प्रोटॉन रिच, छोटू अच्छे से देखना, प्रोटॉन रिच अनस्टेबल न्यूक्लियस। और यहां भी मैंने क्या बोला? यह भी कब लागू होगा? जब प्रोटॉन रिच, हल्का सा समझना है, ज्यादा मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, हल्का सा समझना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कभी किसी भी चीज में नहीं रहे। तो इसमें से के कैप्चर इसीलिए नाम है के, मतलब पहले सेल से इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा? कैप्चर। कौन? न्यूक्लियस। क्यों करेगा? क्योंकि प्रोटॉन क्या है? ज्यादा। तो अगर प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो पी के ऊपर ई का नेगेटिव चार्ज का लेयर आ गया, पी किस में कन्वर्ट कर जाएगा? न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन घट गया। अरे प्रोटॉन घटा, तो के कैप्चर में क्या होगा? के सेल से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर लेगी? कैप्चर कर लेगी। आया समझ में? तो हमने लिख दिया प्रोटॉन रिच अनस्टेबल न्यूक्लियस दोनों में। तो इसमें अब आप बताओ, इस तरह से कैप्चरिंग प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब कौन? न्यूक्लियस, कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिट। कहां से? ऑर्बिट से। ध्यान से सुनिएगा, कहां से? ऑर्बिट से। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, तो इस तरह से प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया? P प्लस। इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, किस में कन्वर्ट हो गया? तो पहला पॉइंट ये बोलो, ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट ये बोलो, इस तरह से के कैप्चर में क्या होगा? एटॉमिक नंबर, रिजल्ट्स बोलो, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या घटेगा? घट गया, डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, क्योंकि प्रोटॉन घट गया ना। और मास नंबर कैसे बढ़ गया? मास नंबर पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है, नो चेंज इन मास नंबर। नो चेंज इन, कितने लोग इसको समझ गए? हाथ उठाइए। गुड। ऑनलाइन वाले लोग जल्दी से अनम्यूट कीजिए। तनिषा, अंजलि, सेजल, मौसमी, सौरभ, जारा, जल्दी बताइए। यस सर। तो एक बात समझो, अब थोड़ा सा टेक्निकल एक लाइन और ऐड कर देता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। एक लाइन बस टेक्निकल ऐड करता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से खाली होगा? तो के सेल से खाली होगा, तो बिना इलेक्ट्रॉन के तो सेल रहेगा नहीं, तो उसको भरने कौन आएगा? पीछे से। मतलब हायर सेल से कि लोअर से? हायर से। हायर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके लगाएगा किधर? ऊपर। अरे आएगा ना, मतलब सेकंड वाला फर्स्ट में जाएगा, थर्ड वाला सेकंड में जाएगा। तो ये प्रोसेस किसको दिखाता है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर एक्साइटेशन को कि डी एक्साइटेशन को? एक्साइटेशन को। एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन नजदीक से फर्स्ट सेल से आगे जाती है, सेकंड सेल से आगे जाती है, ये हायर से किधर आ रही है? लोअर पे। तो एक्साइटेशन है कि डी एक्साइटेशन? एक्साइटेशन में एनर्जी लगती है और डी एक्साइटेशन में रिलीज होती है। आपको समझ में आ गया? ह्यूज रेडिएशन रिलीज होगी,
बहुत ही ज्यादा रेडिएशन होगी, गामा डीके, रेडिएशन रिलीज होगी। कौन डीके हो गई? गामा। तो इसीलिए मैंने बोला न्यूक्लियर डीके के बाद एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है। न्यूक्लियर धमाका में यही होता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसका कॉन्सेप्ट यही है कि डीके के बाद क्या किया गया? एनर्जी को लिबरेट किया गया, तो वो गामा रेडिएशन से लिबरेट होती है। क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे फर्दर डी एक्साइटेशन मेक्स इट एक्सट्रीम लार्ज एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा ही इसमें हीट रिलीज होगी। अब आ जाओ अगला, कौन सा? बीटा प्लस। इसमें क्या होता है जरा समझो। ये दोनों ही प्रोटॉन रिच सब्सटेंस में होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटॉन को समाप्त होना है। प्रोटॉन को क्या होना? समाप्त। तो ये क्या करता है, इस डीके में क्या होती है कि प्रोटॉन मेरा कन्वर्ट करता है फिर से न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट करता है? सेम है, दोनों सेम है टेक्निकली, इसलिए मैंने एक साथ लिखा। प्रोटॉन इसमें भी कन्वर्ट हुआ, किसमें? न्यूट्रॉन में। और प्रोटॉन इसमें भी कन्वर्ट हुआ, किसमें? न्यूट्रॉन। बोलो अंतर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये लेगा तो नहीं होगा ना, मतलब तब तो सेम हो गया ना दोनों। यहां पे क्या होता है? एंटी इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है, छोड़ता है वो। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन लिया तब ना न्यूट्रॉन के बराबर, अरे इधर इलेक्ट्रॉन लिया तब ना न्यूट्रॉन के बराबर, तो ये इधर ले नहीं रहा तब तो वो हो जाएगा। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इधर छोड़ता है, तो इधर साथ में क्या लिबरेट किया? एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या लिबरेट किया? एंटी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा प्लस। अरे आया समझ में? बाकी इसमें भी साथ में न्यूट्रॉन प्लस, वो तो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना जी, और साथ में यहां भी एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, यहां भी है एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, और वहां भी है एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, वो दो सब में है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। उस पर ध्यान नहीं देना, मेन फोकस हमारा किस पर है? ये मैंने एक्वेरेशी के लिए लिखा, मेन फोकस किस पे है? बीटा माइनस पे। मेन मेरा मुख्य रूप से ये। क्या आया समझ में? क्या बोला मैंने ये बोला कि देखो ये प्लस है, प्लस है, देखो तो ये भी तो प्लस है। अब आ गया समझ में? अरे अब आया समझ में? ये प्लस है तो ये भी क्या है? प्लस है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। तो दोनों में एटॉमिक नंबर यहां भी क्या होगी? एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट ना। एंड मास नंबर, बस मैंने इतना समझाया कि क्या होता है वहां पर, कैसे होता है वहां पर। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल जैसे आयरन 26-55, ठीक है? आयरन 26-55 ये है, ये जाता है के कैप्चर में। किसमें गया? तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या होगी? तो एटॉमिक नंबर 1 से, तो एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी? 25, और ये क्या बन जाएगी? Mn। ऊपर कितना हो जाएगा? 55 रह जाएगा, और साथ में बाहर क्या निकलेगा? बीटा माइनस ही, बीटा माइनस, बीटा प्लस। तो बीटा प्लस क्या होता है? एंटी इलेक्ट्रॉन। वो निकलेगा या इसके अंदर गया? सोच के बताओ। इसके अंदर गया। कैसे? दिमाग लगाओ। यहां पर प्रोटॉन पहले, इलेक्ट्रॉन पहले कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना है? 26। दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन कितना है? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कितना है?
अब बोलो अंदर रहा या निकला? कैसे अंदर रहा? इलेक्ट्रॉन घट गया ना रे, तो इसका मतलब क्या लिखोगे यहां पर? इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकला ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, सोच लो, बोल लो। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना? नहीं निकला। तुम लोग इसको देखने से ज्यादा ना मेरे चेहरे को रीड करने की कोशिश करते हो, ये गलत है। मेरा तो जन्म ही हुआ तुमको फंसाने के लिए। रे बैल, इलेक्ट्रॉन को वो एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा ना। क्या कैप्चर है? इलेक्ट्रॉन ही तो प्रोटॉन के साथ मर्ज होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है। तो क्या यहां पर बाहर में इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज आएगी क्या? नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन जैसी कोई पार्टिकल यहां बाहर में नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है या नहीं है? है। कैसे है? एक प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिया है और P प्लस ई मिलके वो किस में कन्वर्ट कर गया है? न्यूट्रॉन में। दिस इज के कैप्चर। बोलो क्लियर है? इसलिए मैं डीपली कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। और आ जाओ फिर अगला एक एग्जांपल लेता हूं। बोरॉन कार्बन 611 क्या होता है? ऐसे भी समझ सकते हो ये अनस्टेबल है। प्रोटॉन रिच दिख रहा है ना, प्रोटॉन रिच तो आपको ऐसे भी पता चल रहा है। देखिए तो यहां पर ये किस में जाएगा? बीटा प्लस डीके में। किस में जाएगा? तो बीटा प्लस डीके में गया तो अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको? बीटा प्लस में क्या होने वाला है? बोलो। बीटा प्लस में क्या होने वाला है? प्रोटॉन कन्वर्ट करने वाला है किस में? न्यूट्रॉन। अब प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस। अब ये क्या है? बाहर निकलेगा या अंदर रहेगा? ये निकलेगा बाहर। समझ में आया? तो ये इमिटेड। कहां इमिटेड होगा नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है, क्योंकि टेक्निकल चीज है, इससे क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक कि कहां निकलेगा और कहां एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसको घर पर पीडीएफ को एक बार और सोचिएगा कि किस केस में निकलेगा और किस केस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहां पर इमिटेड लिखनी नहीं लिखनी, क्योंकि वो प्रोडक्ट बैलेंस करने के लिए कई बार दे सकता। तो बोलो इसमें होगा क्या? अब एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, तो 5 कौन एलिमेंट बन गया? बोरॉन। और मास नंबर क्या? अब तो बोरॉन 511 जानते हैं। क्या बाहर में मुझे लिखना है बीटा प्लस या नहीं लिखना है? बिल्कुल लिखना है। यही जो बीटा प्लस हुआ इसी को मैंने क्या बोला? एंटी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? या दूसरा नाम क्या हो गया? बीटा प्लस। और तीसरा नाम क्या हो गया? पॉजिट्रॉन। आया समझ में? क्या नाम हो गया? पॉजिट्रॉन। डिस्कवर्ड इन 1932। डिस्कवर्ड इन 1932। जिस साल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है उसी साल पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। 1932 से 35 के बीच एक्चुअली हुई थी। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद सबसे पहली पार्टिकल जो ढूंढी गई थी वो कौन थी? पॉजिट्रॉन थी। यही बीटा प्लस थी। अरे क्लियर हुआ? तो इस तरह से। और गामा रेडिएशन में मैंने क्या बोला? बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। गामा रेडिएशन में ना तो एटॉमिक नंबर घटेगा और ना ही मास नंबर, दोनों में से किसी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में या प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, तो मैंने ये बोला कि उसमें ये होगा कि उस दौरान काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो किस फॉर्म में हो जाती है? गामा रेडिएशन के फॉर्म में। समझ में आ गया? क्या समझ गए आज की क्लास? मैं छोड़ूं? क्या गामा वाला क्लियर हो गया ना? गामा में कुछ चेंज नहीं होना। लिखना है तो एक एग्जांपल लिख सकते हो ऐसे भी। जैसे ये मान लो ना, कोबाल्ट 2760, 27 अनस्टेबल है, 63 होता है, तो ये अनस्टेबल है। तो क्या होगा? ये पहले जाएगा बीटा डीके में। पहले किस में जाएगा? तो बीटा डीके में पहले जाएगा। ये अनस्टेबल है अभी।
तो बीटा डीके में जाने के बाद जल्दी बोल दो क्या बनेगा प्रोडक्ट। एक एग्जांपल ऐसे लिख दे रहा हूं, क्या प्रोडक्ट बन गया। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगी, बीटा डीके मतलब बीटा माइनस, तो एटॉमिक नंबर बढ़ गई तो क्या हो गई, निकल 28 और ऊपर क्या लिख गया 60, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस डीके में पार्टिकल बाहर निकलेगी कि नहीं, फिर से दिमाग लगाओ, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बीटा माइनस में क्या होता था, बीटा माइनस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता था कि न्यूट्रॉन टूट गया, न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन प्लस बीटा माइनस में। अब वो बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकली क्योंकि एटॉमिक नंबर भी तो 1 से बढ़ा, इसलिए इलेक्ट्रॉन उसी में न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, तो यहां पे बाहर नहीं निकलेगी। अब इसी में जो मैंने बोला कि रेज जो बाहर निकलता है वही गामा रे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे इस केस में जो डेल्टा एच होती है वो लगभग अप्रॉक्स 2.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्स, कम है या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मेगा लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट हुई। तो ये क्या करता है, रेडिएशन लिबरेट होकर के न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी स्टेबलाइजेस किसको, न्यूक्लियस को। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि गामा में कुछ वैसा चेंज नहीं है, एनर्जी लिबरेट होती है डीके के अपॉन। तो अल्फा क्लियर हो गई, बीटा माइनस क्लियर हो गई, बीटा प्लस क्या क्लियर हो गई, के कैप्चर क्लियर हो गई, सब समझ गए अच्छे से। तो आज की क्लास में यहीं पे छोड़ता हूं। मैंने केमिस्ट्री ऑफ डीके आपको आज समझाया, इंपॉर्टेंट क्लास थी। पीडीएफ को जाके क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से देखेंगे। और जो ऑनलाइन वाले लोग हैं, अगर उसमें कोई जेई वाले लोग हैं तो मैं उनको बोलूंगा कि आप 2025-26 का जो आपको रिकॉर्डिंग कोर्स एक्स्ट्रा मिला है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके न्यूक्लियर डीके की पीडीएफ खोल के उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं, थोड़ा सा ज्यादा बताई है। इस बार तो आपको पता है कि मैं नीट की लाइन पकड़ के पढ़ा रहा हूं और जेई मेंस नीट साथ में हो रहे हैं, ठीक है। उस वाले में थोड़ा एडवांस्ड का कंटेंट इंक्लूडेड है। ऑनलाइन वाले लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों को नहीं, आपको जो पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो बस, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर मॉडल। समझ में आया सभी को जी? यस सर। अंजलि, यस सर। तनिषा क्लास रेगुलर करो बेटा, क्लास नहीं छोड़नी है। और अच्छे से तनिषा नोट्स को एक बार और देखो। तनिषा तुम्हें आया समझ में बेटा? यस सर। तो नोट्स को अच्छे से जाके फिर से तुम देखोगे। और तुमने न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट किया है कुछ? यस सर। ठीक है। क्या सारे बन गए कि अभी हैं कुछ बचे हुए? 4-5 ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लोगे। और मैंने क्लास के शुरू में बता दिया कि मैं ऐड कर दूंगा डिस्कशन वाली वीडियो और पीडीएफ, ठीक है, उसको आप लोग देख लेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। थैंक यू।